Easy PSM, Epic Modern Pop. Easy PSM, apps are easy. Positive, academic, trustworthy. Hello दोस्तों, welcome once again. So today's our topic is standard normal curve and z-score. So हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब किसी भी कंटिन्यूस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो उससे नॉर्मल कर्व बनते हैं. नॉर्मल कर्व गॉसियन कर्व भी होता है. नॉर्मल कर्व बेल शेप का होता है, इसलिए बेल कर्व भी बोलते हैं. ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. यहाँ पे मीन की कोई वैल्यू होती है और उसके दोनों तरफ जो प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% पॉपुलेशन लाई करती है. +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95.4% पॉपुलेशन लाई करती है. +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.7% पॉपुलेशन लाई करती है. अब इस कर्व को हम कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में बनाते हैं और उसके बाद में जेड स्कोर के कॉन्सेप्ट पे कैसे आते हैं, वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास. सपोज आपके पास बहुत सारे बॉक्स हैं. ये बहुत सारे बॉक्स हैं, अलग अलग हाइट के बॉक्सेज हैं. अब आप चाहते हो कि इन बॉक्स की हाइट कम या ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से ली जाए. तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान के उसको अगर हम 0 डिक्लेयर कर दें, जैसे इसको 0 डिक्लेयर कर दिया और इससे इनका कितना डेविएशन है, इससे इनकी हाइट कितनी या ज़्यादा है, अगर उसको लिया जाए तो ये आएगा कि 0 से ये इतना ज़्यादा है, 0 से ये इतना ज़्यादा है, 0 से ये इतना ज़्यादा है, 0 से ये कम है. ठीक है. तो वैसे ही हमारे पास अगर बहुत सारे नॉर्मल का हो, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उनमें सबका कोई एक मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. अगर इन सब के मीन को 0 कर दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 किया जाए, अगर इन सब के मीन को 0 कर दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर दिया जाए और उसके बाद में देखा जाए कि किस नॉर्मल कर्व का डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. सो इन शॉर्ट, बहुत सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जब उनका म्यू यानी मीन 0 कर दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर दिया जाए तो उससे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनता है. और उसमें एक जेड स्कोर आता है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एक्स, मीन्स कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस म्यू सैंपल का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है. और ये फॉर्मूला, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर नीट पीजी एग्जाम इज कंसर्न्ड. ठीक है. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं. आप रट कर इसको नहीं कर सकते, बट बहुत इजी है, समझ कर आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. अगर इससे 1 या 2 क्वेश्चन किसी पेपर में आ गए हैं तो आपको बाकी लोगों से एज देंगे, जो आपकी रैंक इम्प्रूव करने में बहुत काम आएगा. और थ्योरी एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ पे जेड स्कोर्स या जेड टेस्ट आता ही है, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नॉर्मल कर्व जो होता है उसका कोई मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दोनों कोई वैल्यू होती हैं. अगर मीन को 0 कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर दें तो उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोलते हैं. और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में कितना वहाँ से डिस्टेंस है वो बताता है. तो ये इसको आप एक स्टेप बोल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में एक स्टेप्स है जो आपको कितनी डिस्टेंस है सेंटर से वो बताता है, दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों तरफ. इसका एग्जाम्पल, सपोज एक डेटा सेट है जिसमें सोडियम का मीन जो है 140 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है. कोई भी डेटा सेट अगर ऐसे दिया हो एन इन ब्रैकेट 140 माइनस स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी नंबर, देन इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. जिस पे स्क्वायर लगाया हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फर्स्ट वैल्यू इज मीन. सो मीन इज 140, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4. अब हमें पूछा कि कितने लोगों का
कितने परसेंट लोगों का सोडियम वैल्यू 148 से ज़्यादा होगा. So here x is 148, mu, that is mean is 140, standard deviation is 4, and z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 2. अब इस z की वैल्यू पे एरिया अंडर कर्व कितना है उसके लिए z की टेबल्स होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं. उसमें देखेंगे कि z इक्वल टू 2 के लिए एरिया अंडर कर्व कितना है. ऐसी टेबल होती हैं. अब इस टेबल में ऊपर दिया हुआ है कि लेफ्ट से लेके जिधर आप जाओगे उतना कितना एरिया इसमें कोरस्पोंडिंग जेड के अंडर आ रहा है वो दिया हुआ है. एक टेबल हो सकती है कि सेंटर से चलेंगे तो दोनों तरफ तो उस कोरस्पोंडिंग प्लस माइनस जेड के अंडर कितना एरिया आ रहा है. तो जब आप जेड टेबल रेफर करो तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से आपके काम की है या कौन सा आपको काम में लेनी चाहिए. अगर आप ये टेबल काम में ले रहे हो तो आपको सेंटर से देखना है. अगर आप ये काम में ले रहे हो तो आपको लेफ्ट से लेना है. ये ट्रेडिशनल जेड टेबल होता है. यूजुअली आपको इसी को यूज करना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके, सो हमारा जेड आया था 2 और 2 के कोरस्पोंडिंग हमें वैल्यू मिली है 0.9773. 0.973 इसका मतलब है यहाँ से अगर चलेंगे और प्लस जेड स्कोर तक आएंगे, प्लस जेड 2 तक आएंगे तो 0.9773 एरिया, टोटल एरिया इज 1, टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1. तो उसका 97.73% जो है वो प्लस 2z तक कवर हो जाएगा. अगर यही माइनस जेड हो तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आइडियली और इधर जाना चाहिए और यहाँ पे आ जाएगा. तो -2 होगा तो इधर से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है कर्व. नॉर्मल डेटा में होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिमेट्रिकल कर्व होता है. सिमेट्रिकल कर्व में हम देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कहीं z -2 आएगा, उस पर राइट साइड से 97.73% वैल्यू आ जाएगी. अगर हमें पूछ ले कि लेफ्ट साइड से अगर -2 आए तो कितना आएगा, तो इसी टेबल का यूज करते हुए, याद रखना हमें एक ही टेबल यूज करनी है ताकि हम बार बार कंफ्यूज नहीं हो. इस माइनस साइन देखते हुए पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें राइट साइड से चलना है. राइट साइड से चलना है तो 2 के कोरस्पोंडिंग हमारी वैल्यू इतनी आ गई. इट मीन्स -2 के लिए 97.73 वैल्यू आ गई है जब हम राइट साइड से चलेंगे. और हमें डेटा में पूछा है कि लेफ्ट साइड से कितनी होगी या इससे नीचे कितनी वैल्यू होगी -2 से, तो उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. गॉट इट. सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है z +2 के लिए 0.9773. एरिया अंडर कर्व आ गया 0.9773 और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 148 से ज़्यादा कितने लोगों का होगा. ज़्यादा पूछा है मतलब z +2 हो तो इससे ज़्यादा ये एरिया पूछा है. हमने ये एरिया देख लिया कि 0.9773 है, हमें पूछा ये है तो ये कितना जाएगा 1 - 0.9773, 2.27%. गॉट इट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमें दिया गया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मीन 120 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है. 95th परसेंटाइल जो है वो कहाँ आएगा. 95th परसेंटाइल, अपर 95th परसेंटाइल जो है वो कहाँ आएगा. हमें ये पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी अपर 95th परसेंटाइल. तो पहले हम ये निकाल लेंगे यहाँ तक का और उसके बाद में 1 से वो कर देंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो इसके लिए हमें ये एरिया अंडर कर्व पता होना चाहिए. एरिया अंडर कर्व है 0.95, ये 5 है तो ये 0.95 आ गया ना. ये 5% है तो ये 95% आ गया. 95% मतलब 0.95. तो
अब 0.95 में कोरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी, उससे हमारा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला से x पता चला जाएगा, क्योंकि म्यू हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जेड हमें टेबल से पता कर लेंगे तो x का हमें पता लग जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व इज 0.95। 0.95 के कोरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.95 इज यहाँ पे है, सो ये वैल्यू कितनी होगी 1.6 फिर 5, सो 1.65 1.6 तो किया गया, पर 1.6 की वैल्यू ये, 1.61 की वैल्यू ये, 1.62 की वैल्यू ये, 1.63 1.64 देन 1.65, so our z is 1.65. Formula is zx minus mu divided by standard deviation. Z is 1.65, x हमें पता करना है, mu is 120, standard deviation is 10, so x will be 16.5 plus 120, 136.5. so ये हमारा है, यहाँ पे 136.5 आ गया है। 95% एरिया अगर कवर करेगा तो उसकी वैल्यू 136.5 आ जाएगी। तो 136.5 से ऊपर जो आएगा वो टॉप 5% में आएगा, जो कि हमसे पूछा है। गॉट इट? जिसका बीपी 136.5 से ऊपर आएगा वो टॉप 5% में आ जाएगा। गॉट इट? तो जब हमें प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जानना हो कि सैंपल में मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो हम नॉर्मल कर्व यूज करते हैं। लेकिन हमें ये जानना हो कि विद इन 5% कितनी वैल्यू आएगी, 5% पॉपुलेशन की वैल्यू कितने में लाई करेगी, तो परसेंटेज बैंड्स जानने हो, इनसाइड बैंड्स जानने हो, तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यूज करते हैं। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ये होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, और हमने देखा था प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 68.4%, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 95.4%, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 99.7%। चूंकि सिमेट्रिकल होता है तो इसमें इक्वल इंटरवल पर अगर कट पॉइंट लगा दें तो हमारे पास और एरिया अंडर कर्व आ जाएंगे। अगर हमें विद इन 0.5 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा 1 वाले का, तो दैट विल बी 38.2। अगर इसमें भी प्लस माइनस 5 स्टैंडर्ड की बजाय हमें सिर्फ प्लस या माइनस 5 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसका और आधा हो जाएगा, दैट इज 19.1। ऐसे हमें ध्यान रखना है, अगर कंफ्यूजन हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेना है, उसके बाद में ऐसे पॉइंट्स बना के देख लेना है। एरिया अंडर कर्व हो गया, और अगर z 1 2 3 जितना भी है वो हो तो टेल में कितने होंगे वो हमें याद रखना है। हमने देखा कि एक टू टेल्ड होता है, दोनों साइड होता है, ये एक साइड भी हो सकता है, उसको राइट या लेफ्ट टेल्ड कहते हैं। ये ज़्यादा हम जब पी वैल्यू पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी देख लें कि डेटा सेट में 2 साइडेड हो सकता है, 1 साइडेड हो सकता है। अगर ये टेल 5% है, इट मीन्स 5% वैल्यू टेल में लाई करती हो, और अगर वो दोनों साइड करती हो तो z की वैल्यू होगी 1.96। अगर वो एक साइड में लाई करती हो तो z की वैल्यू होगी 1.645। अगर टेल की वैल्यू 1% हो, इट मीन्स ये टेल जो है 1% डेटा में ही होती है, बाकी 99% एरिया अंडर कर्व आ गया। और ये 1% दोनों तरफ हो, मतलब 0.5% दोनों तरफ हो
तो z की वैल्यू होगी, दोनों तरफ होगी तो z की वैल्यू होगी, तो हमें मोस्ट कॉमन चीज अगर एक भी याद रखनी हो तो मोस्ट कॉमन इज z इक्वल टू 1.96 होगा जब दोनों टेल में 5% वैल्यू लाई करेगी या एरिया अंडर कर्व 95% होगा। सो ये हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पढ़ा जिसमें जेड स्कोर हम निकालते हैं और जेड स्कोर इज एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये एक डेटा सेट दिया हुआ है और हमें बोला है कि जेड निकालो। सो जेड का फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू हमें दिया हुआ है दैट इज 9.65, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.08 और हमें पूछा हर एक्स के लिए निकालना है। सब एक्स के लिए आएगा, 10 के लिए आएगा, 11 के लिए आएगा, 10 के लिए आएगा, 11.3 के लिए आएगा, 9 के लिए आएगा, 9.5 के लिए आएगा। तो 1 बाई 1 जब आप निकालेंगे तो ऐसे आएगा। सिमिलरली उसी पॉपुलेशन का हमें BMI दिया हुआ है और कहा कि मीन 19.65 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.31 है और हमें कहा गया है कि आप जेड स्कोर निकालिए हर डेटा सेट का, सॉरी हर ऑब्जर्व डेटा का। ऑब्जर्व डेटा ये है तो सबका निकालना है इसी फॉर्मूला से। अगर हम सबका निकालना है इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। गॉट इट? ये निकाला है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सो जेड स्कोर जो हम निकालते हैं उसका यूज क्या होता है? उसका एक यूज होता है कि कितनी परसेंट वैल्यू जो थ्रेशोल्ड के ऊपर लाई करेगी। जो हमने सोडियम वाले एग्जांपल में देखा था कि सोडियम अगर सोडियम का मीन 140 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हो, तो 148 से ऊपर कितनी पॉपुलेशन लाई करेगी, दैट इज 2.28%। दूसरा हमने देखा था कि अगर 95th परसेंटाइल से ऊपर आना है, इट मीन्स ऊपर 5% में आना है, तो कितना BP होना चाहिए, दैट इज 136.5। सो दो यूज हो गए, वन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर कितना है और गिवन परसेंटाइल में कितनी वैल्यू लाई करेगी वो। तीसरा दो वैल्यू के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ये कब है, यहाँ हमें दिया गया कि इसके पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड विद जेड स्कोर्स। सपोज हमें पूछा है कि सिस्टोलिक BP का अगर मीन 120 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो 1, 110 एंड 130 के बीच में कितनी पॉपुलेशन लाई करेगी। कैसे पूछा है? इसका मीन जो है वो 120 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो 1, 110 और 130 के बीच में कितनी पॉपुलेशन लाइन करेगी। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 130 और 111, तो ये कितना आ गया, 110 और 130 के बीच में। ये हमसे पूछा है 110 एंड 130 के बीच में, तो ये प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज 68.2% पॉपुलेशन, सैंपल की पॉपुलेशन। ये तो एक मेथड हुआ, मैंने कहा कि आप नॉर्मल कर्व से निकाल सकते हो। अगर हम जेड से निकालना हो तो सबसे पहले दोनों का जेड निकालेंगे। 110 का जेड आएगा -1, 130 का जेड आएगा +1। ओके, सो जेड अगर 1 हो तो वैल्यू आती है 0.8413। कितनी? 0.8413। जेड की टेबल में हमने देखा था कि हमारे पास ऐसा कर्व है, यहाँ से अगर स्टार्ट हो और जेड अगर यहाँ पे +1 आया है तो दिस वैल्यू इज 0.8413। तो ये कितनी बच गई? ये बच गई 1 माइनस 0.8413, तो ये आ जाएगी 0.1587। ये वैल्यू 0.1587 है। अगर इधर 0 से स्टार्ट होता है बट इधर भी -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, तो इधर भी 0.1587 आ गया। तो हमारी जो वैल्यू आई थी यहाँ से यहाँ तक की 0.84, उससे अब हमें ये घटाना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो दिन आ जाएगा 0.6826 मीन्स 68.26%।
सो 68.26% पॉपुलेशन है उसका बीपी 110 से 130 के बीच में होगा। हमने नॉर्मल कर्व से देखा था, उसमें भी इतना ही आया था। जेड स्कोर से करेंगे तो भी इतना ही आएगा। जेड टेस्ट का एक और यूज ये होता है कि हम अलग अलग स्केल्स पे, क्योंकि जेड स्कोर हुआ तो अलग अलग स्कोर पे जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज एक चाइल्ड है, उसकी हाइट का जेड जो है वो -0.4 है, बीएमआई का जेड जो है +1.2 है। इसका मतलब माइनस जो है वो बिलो एवरेज है और प्लस जो है वो अबोव एवरेज है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम जो हाइट में है, बीएमआई में नहीं है। एक एग्जांपल है जिसका हमें मीन 130 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। इसका हमें 5 क्वेश्चन है। इसका हमें एक निकालना है कि कितने % लोगों का सीरम कोलेस्ट्रॉल 140 से नीचे होगा, कितने % लोगों का सीरम कोलेस्ट्रॉल 121 से ऊपर होगा, कितने % लोगों का सीरम कोलेस्ट्रॉल 130 से 135 के बीच में होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना हो कि वो जो है उस पॉपुलेशन के टॉप 1% में आए, और सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना हो कि उससे नीचे जो है वो टॉप 10% में आ जाए। 1 by 1 वी विल सॉल्व। सो मीन हमारा 130 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि 140 से ऊपर, पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि सीरम कोलेस्ट्रॉल 140 से नीचे कितने लोगों का है। सो एक्स इज हियर 140, विल कंप्यूट जेड, जेड विल बी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड यहाँ पे आ गया हमारा 2.5। अब 2.5 पे जेड टेबल से हम देखेंगे कि एरिया अंडर कर्व कितना है। 2.5 पे इट इज 99.38। 99.38। सो यहाँ से यहाँ तक 99.38 आ गया। 99.38 हमें पूछा है इससे नीचे कितने % लोगों को होगा। इससे नीचे तो 99.38 है, सो दैट विल बी द आंसर। 99.38% पॉपुलेशन जो है उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 से नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121 से ऊपर कितने लोगों का होगा। सो एक्स इज 121, मीन इज 130, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, it x will be -2.25। x हमारे पास है -2.25। तो z 2.25 हो, z 2.2, z 2.5, तो वैल्यू है 0.9878। 0.9878 ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जब z 2.25 हो, दैट इज 0.9878। चूंकि हमारे पास z माइनस में है तो मैंने बताया था कि उसी को अज्यूम करके एरिया अंडर कर्व इतना ही आएगा, बट वो हम राइट साइड से मानकर चलेंगे। तो एरिया अंडर कर्व इतना ही आएगा, माइनस का चिन्ह है तो 9878 जो है इधर से मानकर चलेंगे। अब 9878 माइनस यहाँ आ गया। अब हमें पूछा कि 121 से ऊपर कितना है। 121 से ऊपर इस पॉइंट के बाद में जितना भी एरिया अंडर कर्व है वो आएगा, और जितना एरिया अंडर कर्व है उसका हमने देख लिया था कि पूरा 0.9878 है, दैट इज 98.78%। सो 98.78% पॉपुलेशन का सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 121 मिलीग्राम % से ऊपर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा कि 130 से 135 के बीच में कितने % पॉपुलेशन का कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा। सो 130 एंड 135 दो हमारे पास एक्स दिए हुए हैं, दोनों के लिए जेड। 130 के लिए जेड जो है वो 0, 135 के लिए जेड जो वो आएगा 135 - 130 डिवाइडेड बाई 4, इट विल बी 5
डिवाइडेड बाई 4.125। तो हमें ये पूछा है कि 0 और z 1.25 के बीच में कितना होगा। सो z इज 125, 1.2, 1.25, 0.894। तो ये हमारा आ गया कि 1.25 तक अगर z 1.25 हो तो ये आएगा 0.8944। बट हमें यहाँ से लेना जब z 0 हो, और जब z 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 0.5। तो 0.5 से लेके 0.8944 तक लेना है। तो वी हैव टू डिडक्ट 0.5 फ्रॉम 0.8944, that will be 0.3944, that is 39.44। सो 39% पॉपुलेशन जो है, 39% पॉपुलेशन जो है वो 0 से z 1.25 आएगा उसके बीच में लाई करेगी। इट मीन्स 35% पॉपुलेशन का सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 135 के बीच में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो टॉप 1% में आए। टॉप 1% में आए इसका मतलब ये टॉप 1%, वन साइडेड टेल की वैल्यू 1% है, एरिया अंडर कर्व हो गया 99%, इट मीन्स 0.99। अगर एरिया अंडर कर्व 0.99 हो तो z की क्या वैल्यू आएगी। एरिया अंडर कर्व 0.99 इज हियर, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2.33। सो z इज 2.33। सो z इज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू हमारे पास 2.33 है, x हमें देखना है, म्यू हमारे पास 130 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो x विल बी 2.33 into 4 plus 130, that will be 139.32। ये क्या है, यहाँ पे z अगर 2.3 सपोज यहाँ पे 2.33 है, तो यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में 0 से चलेंगे तो यहाँ तक एरिया अंडर कर्व होगा जो पॉपुलेशन कवर करेगा दैट विल बी 99%। कितनी 99%। और वो कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू आएगा 99 पे कितना है 139.32, 139.32। इसके ऊपर जो है वो टॉप 1% होगा। तो किसी का सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 139.32 से ऊपर आएगा तो टॉप 1% में आएगा। ओके, अब हमें पूछा कि बॉटम 10% में आने के लिए कितना सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए। तो बॉटम 10% में आने के लिए एरिया अंडर कर्व कितना हो गया 0.1। तो 0.1 का एरिया अंडर कर्व हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इस टेबल में है नहीं, इस टेबल में 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर नहीं है तो हम इधर से ले लेंगे। बॉटम 10% हमें पूछा है, बॉटम 10% यहाँ पे लाई करता है और इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 90%। कितना 90%, कितना हो गया 90%। तो इधर से चलने पे हमारा 90% इस पॉइंट पे आएगा, हमें तो इसी पॉइंट पे z की क्या वैल्यू वो चाहिए, z का क्या स्कोर अभी चाहिए। तो एरिया अंडर कर्व अगर राइट साइड से 0.9 हो, यहाँ पे आ रहा है, तो इट विल बी 1.39, 1.39। सो z कितना हो जाएगा 1.39। हम राइट साइड से चले हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस,
क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम राइट साइड से चले, प्लस से चलते तो पॉजिटिव, राइट साइड से चलें तो नेगेटिव आ जाएगा, -1.39। ठीक है, यहाँ पे -1.39 है, जिस पर एरिया अंडर कर्व इधर से 0.1 है, इधर से 0.9 है। सो जेड हमारे पास आ गया -1.39, सॉरी दैट वाज -1.29, हमने देखने में थोड़ी सी गलती कर दी। जेड इज -1.29 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स जो है हमारे पास निकालना है, म्यू 130, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो एक्स हो जाएगा 130 माइनस 4 इंटू 1.29। ओके, so 130 minus 5.16, that will be 124.84। ओके, सो ये हमारे पास कर्व था, इसमें हमने यहाँ पर देखा -1.29 जेड यहाँ था, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.24.84। इससे ऊपर जो एरिया है वो 90%, तो 90% लोगों की 124.84 124.84 से ऊपर होगा। बॉटम में आने के लिए आपका 124.84 से नीचे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। गॉट इट? सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। एक रडार यूनिट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ कार्स ऑन मोटरवे। द स्पीड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पहला अजम्पशन है हमारा, विद ए मीन ऑफ 90, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। पूछा है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार पिक्ड एट रैंडम is traveling at more than 100, so x is 100, mean is 90, standard deviation is 10, z आ जाएगा x minus mu divided by standard deviation, x is 100, mu is 90, standard deviation is 10, z will be 1। अगर z 1 हो तो एरिया अंडर कर्व आएगा 0.8413, कितना आएगा 0.8413। हमें पूछा है 100 से ऊपर कितने लोग होंगे, तो अगर सपोज जेड यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 100, और ये एरिया अंडर का होगा 0.8413, बट हमें इससे ऊपर का पूछा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8413 0.1587, दैट विल बी 15.87%। सो 100 से ऊपर चलने वाली कारें होंगी 15.87% कार्स जो है वो 100 से ऊपर की स्पीड पे चलेंगी। एंट्री टू ए सर्टेन कॉलेज डिटरमाइंड बाय द एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आने के लिए आपको मीन चाहिए 500 मार्क्स चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका 100 है। अगर वहाँ की कट ऑफ 70% रहती है, वहाँ की कट ऑफ 70% रहती है और किसी के अगर 585 मार्क्स आए हैं तो क्या उसका उस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो हमें मीन दिया हुआ है 100, सॉरी मीन दिया हुआ है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 100, एरिया अंडर कर्व दिया हुआ है 70%, इट मीन्स 0.7। So z will be x minus mu divided by standard deviation, एरिया अंडर का 0.7 दिया हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग z आएगा दैट इज 0.7, कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0.53। so z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 0.53, x हमें पूछा है, म्यू हमारे पास 500 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, x विल बी 500 प्लस 53, इट मीन्स 553। ये हमारे पास कर्व था। अगर हम ये लेफ्ट साइड से चलेंगे तो z अगर 0.53 आएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जो वैल्यू होगी दैट विल कवर
यहाँ तक जो वैल्यू होगी दैट विल कवर 70% पॉपुलेशन, 70% स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो स्कोर है दैट इज 553। इट मीन्स इसके ऊपर अगर कोई स्कोर करेगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। एंड द सेड पर्सन गॉट 585 मार्क्स, that is well above 553, so he or she will get admission in the university. अब हमें दिया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 40 to 50 पॉपुलेशन ग्रुप का, उसका मीन 240 है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। तो इस वैल्यू से हम आप कैसे डायग्नोज करोगे कि हाइपरग्लाइसेमिक कौन है, नॉर्मोग्लाइसेमिक कौन है और हाइपोग्लाइसेमिक कौन है, कि 300 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर कितने लोगों का जो है आरबीएस होगा। ओके, सो हाइपोग्लाइसेमिक, नॉर्मोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक देखने के लिए वैसे तो हमें एक कट ऑफ होते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिमिट में हम उसको नॉर्मल मानेंगे। यूजुअली ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन आर टू बी टेकन एज नॉर्मल, तो हमें +-3 लेना है। अगर नहीं दिया हुआ तो हमें +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। सो 240 मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 दिया हुआ है, तो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू लाई करेगी दैट, सो इट विल बी 200 to 280। सो 200 to 280 के बीच में जिसका आरबीएस लाई करेगा दैट विल बी नॉर्मोग्लाइसेमिक। 200 से नीचे जो होगा दैट विल बी हाइपोग्लाइसेमिक एंड 280 से ऊपर जो होगा वो हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा। गॉट इट। दूसरा हमें पूछा कि 300 से ऊपर कितने % लोगों का होगा। सो x हमें दिया हुआ है, z निकालना है। x इज 300, म्यू इज 240, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, तो z विल बी 3। अगर z 3 हो तो एरिया अंडर कवरेज 0.9986। सो सपोज z3 यहाँ पे है तो दैट एरिया फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट विल बी 9986। हमें पूछा है कि जो राइट साइड में टेल बच गई है इस एरिया में कितने % लोग होंगे, दैट विल बी 100 माइनस 99.86, इट विल बी 0.14%। सो 0.14% पॉपुलेशन का जो आरबीएस 300 से ऊपर होगा। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द जेड स्कोर, कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूज होता है। तो जेड स्कोर पे जो एक टेस्ट होता है दैट इज जेड टेस्ट। इट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इनको जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि हाइपोथेसिस जो है हमारी वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। तो जेड टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी यूज करना है। और ये हम 3 कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास मीन दिया हो सैंपल का और उस सैंपल मीन को हमें पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना हो। एक सैंपल हो और उसको हमें पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना हो, सैंपल का मीन। दूसरा, एक सैंपल हो और उसका प्रोपोर्शन जो है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से कंपेयर करना हो। याद है ना सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये पूरा जो है वो पॉपुलेशन है, इनमें से अगर हम इतना ही सैंपल कैलकुलेट करते हैं तो ये सैंपल हुआ, ठीक है। अगर इसका मीन इससे कंपेयर करना हो, इसका प्रोपोर्शन इससे कंपेयर करना हो, तो हम जेड टेस्ट यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो। तीसरी कंडीशन है कि टू प्रोपोर्शन, अगर हमारे पास 2 सैंपल हो, ये एक सैंपल दूसरा ये सैंपल, इन दोनों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं जेड टेस्ट से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। सो जेड टेस्ट कब लगाते हैं, पहला तो हमने देखा था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए।
दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन लिया, उसके बाद में कोई इंटरवेंशन दिया, उसके बाद में वापस कुछ लिया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पेयर डेटा है। पेयर डेटा में हम यूज नहीं करते हैं। हम आगे देखेंगे कि जेड टेस्ट के फॉर्मूला में स्टैंडर्ड एरर आता है, और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो, तभी हम जेड टेस्ट यूज कर सकते हैं। यूजुअली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम जेड टेस्ट बहुत कम यूज करते हैं। प्रोपोर्शन की कंडीशन में जेड टेस्ट हम तब यूज कर सकते हैं जब एन, दैट इज सैंपल साइज इनटू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, काफी बड़ा हो, कम से कम 10 से तो बड़ा हो। और दो ग्रुप में हम जेड टेस्ट तब यूज कर सकते हैं जब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं हो, दोनों अलग अलग ग्रुप हो। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप का अब लिया, एक ग्रुप का 6 महीने बाद ले लिया, तो वो दोनों ग्रुप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दोनों ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सैंपल साइज कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन नहीं है, उस कंडीशन में हम टी टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट यूज नहीं करते। और जब भी हम ये करेंगे तो हमारे पास टेल्ड की जो है क्रिटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। जेड टेस्ट की कंडीशन में हमने देखा था कि अगर टू साइडेड 5% टेल है तो जेड की वैल्यू होगी 1.96। अगर वन साइडेड 5% है तो जेड की क्रिटिकल वैल्यू होगी 1.645। टू साइडेड टेल्ड है और 1% एरिया है टेल में, तो जेड की वैल्यू होगी 2.57। ये तीनों वैल्यू याद रखनी है, स्पेशली दैट वैल्यू। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये हमें दिया हुआ है कि हीमेटोलॉजी में एक टारगेट मीन हीमोग्लोबिन 12 है, और हमने एक टेस्ट रन किया जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 है, और 36 सैंपल हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए चलाए, तो उसमें मीन जो 12.3 आया। तो अब हमें देखना है कि टारगेट तो हमारा 12 था, और हमने टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट करने के लिए 12.3 आया है। उन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो है 0.3, डिफरेंस बाई चांस है या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप जो होता है, जब भी हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गिवन मीन एंड ऑब्जर्व्ड मीन, दैट इज 12। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज में लिखना है कि नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अल्टरनेट मीन्स अगर ये सच नहीं हुआ तो क्या होगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। क्या है, ज़्यादा है या कम, ये हमें नहीं पता। इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है तो राइट साइड में, कम हो सकता है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो ये टू साइडेड हुआ। तो मैंने बताया था ना कि टू साइडेड है या वन साइडेड है। टू साइडेड हो गया, टू साइडेड हो गया, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर टू साइडेड हो और हमें पूछा है 0.05, इसमें मतलब 5% वैल्यू टेल पे लाई करती है 5, और डेटा टू साइडेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 1.96। कितनी आएगी जेड की क्रिटिकल वैल्यू 1.96। अब हमें जेड कैलकुलेट करना है। सो मीन के लिए जेड होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। x here is population mean minus sample mean divided by standard error। तो स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट n। तो ये z हम जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2.25। z जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2.25। सो अब हम कैलकुलेटेड z और क्रिटिकल z को कंपेयर करना है। तो कैलकुलेटेड z जो है वो 2.25 है, क्रिटिकल हमारा आया था 1.96। कौन सा बड़ा है, कैलकुलेटेड। जब कैलकुलेटेड z या कैलकुलेटेड वैल्यू
क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी देन वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हमारी थी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब दोनों में कोई डिफरेंस है। सो हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, सिंस वी हैव रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और वो कितना है? 0.3 है। ये तो हमें पता था, बट हमने ये पता किया है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या बाई चांस है। तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। गॉट इट? सो स्टेप क्या क्या होंगे? पहला स्टेप होगा कि हमें नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बतानी है। दूसरा होगा हमें जेड की क्रिटिकल वैल्यू पता करनी है। तीसरा होगा हमें जेड कैलकुलेट करना है। फिर जेड क्रिटिकल और जेड कैलकुलेटेड जो है उसको कंपेयर करना है, और उसके बेसिस पे वी विल रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और बाद में हमें इंटरप्रिटेशन देना है। गॉट इट? तो ये हो गया मीन का। सिमिलरली हमें प्रोपोर्शन का देखना है। 400 लोगों का सैंपल है, उसमें से 140 लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। 0.05 अल्फा पे हमें देखना है कि उस पॉपुलेशन में ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, जिसका 30% कवरेज है। वैक्सीन का कवरेज उस पॉपुलेशन में 30% है। गॉट इट? सो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 0.3, सैंपल प्रोपोर्शन इज 140 डिवाइडेड बाई 400, दैट इज 0.35। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में 0.05 का डिफरेंस तो है, बट हमें ये पता करना है कि ये डिफरेंस बाय चांस है या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज स्टेट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, दोनों सेम होंगे, दैट इज 0.3। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कि पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स टू टेल्ड है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, टू टेल्ड है। और टेल में वैल्यू जो है वो 5% है। तो 5% हो और टू टेल्ड हो तो जेड की क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी? 1.96। अब हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो प्रोपोर्शन के लिए जेड टेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा P1 माइनस P डिवाइडेड बाई n का रूट। तो स्टैंडर्ड एरर हमारा ये आ गया। अगर इसको इस फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो सो जेड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट विल बी 2.18। अब हमें 2.18 एंड 1.96 इज द जेड की क्रिटिकल वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस ये थी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स देयर इज डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस है दैट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। डिफरेंस था 0.05 का, 0.05 का जो डिफरेंस है दैट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इट मीन्स पॉपुलेशन जो 30% कवरेज रेट थी, सैंपल जो 35% कवरेज रेट है, सैंपल पॉपुलेशन से अच्छा कर रहा है। दैट पर्टिकुलर सैंपल इज डूइंग गुड एंड दैट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज हमें दो इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन को कंपेयर करना है। दो वैक्सीनेशन रिपोर्ट है, क्लिनिक ए की 60% है, क्लिनिक बी की 75% है। दोनों में डिफरेंस तो है, 0.6 एंड 0.75 में डिफरेंस तो है, बट हमें ये देखना है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अल्फा में 0.05 दिया है, इस मीन्स 5% वैल्यू जो वो टेल में लाई करती है और दोनों साइड करती है। सो पहले स्टेप मैंने बताया था स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन there is no difference between the proportion of A1 and A2 और क्लिनिक A and क्लिनिक B, दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, कोई एक ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ज़्यादा या कम मतलब दोनों तरफ जा सकता है। देन इट इज टू टेल्ड, टेल में वैल्यू जो वो
5% दी हुई है हमें अल्फा से। सो जब टू टेल्ड डेटा हो, 5% टेल में वैल्यू हो, तो जेड कितना होगा 1.96। कितना होगा 1.96। इट इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हमें जो है कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये जेड इक्वल टू proportion 2 minus proportion 1 divided by standard error। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये होता है, अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ये आएगी, और इसको हम जेड के फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो 3.20। सो जेड कैलकुलेटेड इज 3.20, critical value of z is 1.96, 3.20 is greater than 1.96। अगर क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो, we will reject the null hypothesis, and null hypothesis was p1 equal to p2। there is no difference between the proportion of 1 and 2। हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स there is difference between proportion of clinic A and proportion of clinic B, और जो भी डिफरेंस है दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल कर्व का कोई मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको अगर मीन को हम 0 कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम 1 कर दें तो उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से हम जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, और जेड स्कोर का हम क्या यूज करते हैं, जेड स्कोर के बेसिस पे हम जेड टेस्ट यूज करते हैं। जेड टेस्ट के अलावा और कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग क्लासेज। टिल देन, बाय बाय।